हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं 30% टैक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है सब लोगों को। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि इस साल से लगेगा या अगले साल से लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है हमारे पास बजट स्पीच की और एक है हमारे पास फाइनेंस बिल की। तो जो हम बजट स्पीच का जब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, एक मिनट में आपके लिए डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। तो जब हम 131 जो पॉइंटर है उसमें देखते हैं बजट स्पीच के, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन हैव मेड इट इम्पेरेटिव टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक टैक्स regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. तो यहाँ पे क्या लिखा है? I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकम है उसी के ऊपर 30% लगेगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर ही 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम प्रॉफिट को ही बोलते हैं। इनकम इज लाइक व्हाट वी आर अर्निंग। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल एसेट शैल बी टैक्स्ड। तो जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो वो इनकम कब बनेगा? जब तक वो डिजिटल एसेट के रूप में है तब तक वो इनकम नहीं है, क्योंकि डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी चाहे वो किसी और एसेट में कन्वर्ट हो जाए। इनकम कब बनेगा? जब हम उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको एक लीगल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो डिजिटल एसेट एक मॉनेटरी वैल्यू उसकी चेंज होगी। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम ट्रांजैक्शन बैंक से एक्सचेंज को करेंगे और एक्सचेंज से वापस बैंक को करेंगे, दैट्स द पॉइंट वेयर यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इनसाइड द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे भी टीडीएस कटे और उन सब का भी वैल्यू आपको चेक करना हो, बट मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि जो आपके डिजिटल एसेट का मॉनेटरी वैल्यू है वो ख़रीदते टाइम कितना था और जब आप उसको वापस आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस टाइम कितना है, उससे रियल वैल्यू या रियल गेन का पता लगेगा। आप चाहे उसको प्राइवेट वॉलेट में डालें या आप उसको किसी गेम के अंदर यूज़ करें और फिर वापस इनकम जनरेट करके वापस डालें, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको अपने बैंक के अंदर लाना ही है, आईएनआर में कन्वर्ट करना ही है, तभी उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू बनेगी। अदरवाइज़ वो एक सिर्फ डिजिटल एसेट है और एसेट की वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती ही रहती है। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो भी 1 लाख की है, कल को 5 लाख की है, तो ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख की है अगले साल 5 लाख की है तो उस 4 लाख पे आपको मॉनेटरी गेन का टैक्स भरना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मॉनेटरी गेन का टैक्स कब भरना है? जब आप अभी 1 लाख की आपने खरीदी और जब आप 2 साल बाद उसको 5 लाख की बेच रहे हो, तो जब आप बेच रहे हो और जब आपने खरीदा उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स भरना होता है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से यही होगा। अगर डिजिटल एसेट को में कंसिडर कर रहे हैं हम क्रिप्टो करेंसीज़ को, तो एसेट को जब हम पैसे में खरीदेंगे और जब पैसे में उसको वापस कन्वर्ट करके आईएनआर में लाएंगे, तो वो जो डिफरेंस होगा उस पर जितना गेन होगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अगर गेन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इससे इजी रहेगा। सारे के सारे जो फ्रीडम है क्रिप्टो करेंसी की, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, प्राइवेट वॉलेट्स की, वो सारे की सारी फ्रीडम रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको आईएनआर में कन्वर्ट करना ही है। जब भी वो बैंक में आएगा किसी भी एक्सचेंज से, तो वहाँ पे ईजिली टैक्स हो सकता है। बाकी देखते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अभी सारा डेवलपमेंट आया नहीं है, अभी बस हमें ये पता चला है कि अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उससे 30% देना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छे से अपना टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएं कि कितना हमने गेन करा है और उस पर हम 30% टैक्स एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न दें। जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। बाकी हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही 30% टैक्स लगेगा। ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंटर है, हम मानते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी XYZ
तो XYZ की जो प्राइस थी हमने जब खरीदा तो 2 लाख थी, फिर उसकी प्राइस बढ़ के 3 लाख हो जाती है, लेकिन वो अभी भी डिजिटल एसेट ही है, अभी हमने उससे इनकम जनरेट नहीं करा है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू कब चेंज होगी? जब हम उसको सेल कर देंगे। तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू से जो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ जिसमें मैंने XYZ खरीदा 2 लाख में, फिर मैंने बेच दिया 3 लाख में, फिर उसके बाद मैंने एक और क्रिप्टो करेंसी खरीदा 3 लाख का और उसमें मेरे को लॉस हो गया फिर से 1 लाख का। तो एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन जब हम देखेंगे तो प्रॉफिट नहीं हुआ है और ना लॉस हुआ है, क्योंकि जो हमने एक लाख का प्रॉफिट करा था वो 1 लाख लॉस करके हमने बराबर कर लिया। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है हमें उसी साल के अंदर ख़त्म करना है, रिजॉल्व करना है। कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मतलब इस साल का लॉसेस है, मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसीज में कुछ भी करते समय रग पुल नहीं हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपने लॉसेस करा तो 3 लाख का, तो आप सोचोगे कि अगले साल प्रॉफिट करके उसको कवर कर लें, तो नहीं होगा ऐसा। अगले साल के प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, उसमें से इस साल के लॉसेस माइनस नहीं होंगे। हाँ, अगर आप इसी साल फिर से 3 लाख का प्रॉफिट करते हैं और पहले आपने 3 लाख के लॉसेस कर रखे हैं, तो बराबर होके जब एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख प्रॉफिट माइनस 3 लाख लॉसेस, तो वो ज़ीरो होगा, वो बैलेंस नल होगा और आपको कुछ भी नहीं देना होगा। बट अगर आप सोचें कि इस साल के लॉसेस को फिर आप कैरी फॉरवर्ड करें अगले साल के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान देने की बात है यहाँ पे, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्दर लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मतलब कि आपने जो भी कंप्यूट करोगे आप अपने प्रॉफिट और लॉस को, उसमें अगर आपने एक्वेशन करा है, मतलब कोई भी चीज़ खरीदा है, तो आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी XYZ, उसी का वैल्यू बस कैलकुलेट होगा। अगर आपने माइन करा है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा 3 लाख का, आपने उसको माइन करा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस दिए उसको माइन करने के लिए, और आपने इन सब में 5 लाख रुपए लगा दिए, आपका 10 मंथ में उसका ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि 5 लाख का है। आप मतलब उससे 5 लाख इथीरियम माइन करते हो। तो अभी जो रूल है, जो स्टेटमेंट्स हमें मिले हैं, उसके अनुसार आपको 5 लाख के ऊपर 30% देना होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख आपको मिले हैं, 5 लाख का क्रिप्टो करेंसी आपने गेन करा है, 5 लाख का डिजिटल एसेट आपने गेन करा है। आपके जो बाकी अलाउंसेस हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो अभी कवर्ड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये रूल स्टार्ट होता है तो इसके बाद माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हाँ, आपकी मशीनरी बहुत पहले से चल रही है और आपका ROI और सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसके बाद अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नया एक्सपेंसेस लगाकर माइनिंग रिग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड वेट जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। आप ऐसा कोई भी प्लान मत कीजिए, इससे कैपिटल लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी ये प्रॉपर तरीके से लीगलाइज भी नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से लीगलाइज ही नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि 10 करोड़ इंडियंस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट 10 करोड़ इंडियन के कैपिटल को वाइप नहीं कर सकते, इट्स नॉट एथिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लॉट एक तरह से वार्निंग दी है कि वी आर नॉट हैप्पी विद द क्रिप्टो करेंसी, और जो आप लोग कर रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी रिस्की एसेट। हमारी तरफ से वी आर नॉट गिविंग द ग्रीन सिग्नल, लेकिन फिर भी आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, चीज़ें करनी है, तो आप 30% टैक्स दो। बिकॉज यू आर अर्निंग, देन यू हैव टू प्रोवाइड 30% टैक्स ऑन दैट, एज सिंपल एज दैट। 30% टैक्स किस पे लगता है? 30% टैक्स लगता है हॉर्स बेटिंग के ऊपर, या मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर 30% टैक्स लगता है। 30% का टैक्स लॉट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब दैट्स नॉट समथिंग विच गवर्नमेंट सपोर्ट्स।
और जिसको डिस्करेज करने के लिए 30% का टैक्स स्लॉट दिया जाता है। तो अभी सब कुछ पॉजिटिव नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। हाँ, पॉजिटिव मोमेंट ज़रूर है, एटलीस्ट बैन नहीं है, और मेरे को लगता भी नहीं कि अब इलीगलाइज होगा कभी। रेगुलेशंस आएंगे, चीज़ें बेटर होंगी टाइम के साथ, बट हाँ अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे लोग जो कि छोटे बंदे थे, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट करते थे, उनको भी गेन पे 30% देना पड़ेगा, तो उनको भी इनकम टैक्स की कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी, शायद फ्रीलांस ऑडिटर हायर करने पड़ेंगे अपने गेन को और अपने ITR फाइल को फॉर्म को फिल करने के लिए। बट इट्स गुड थिंग अगर यंग जनरेशन या फिर बाकी जो लोग हैं जो कि छोटे छोटे चीज़ों की प्रॉफिट्स को कैलकुलेट नहीं करते थे, ITR नहीं फाइल करते थे, वो सब भी ITR फाइल करना सीखेंगे। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फ्रीलांस ऑडिटर, वो खुद से फाइल करना सीखेंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, यस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन, लेकिन जब मजबूरी आती है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो आई थिंक सब कुछ सीखेंगे। हम निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। और एक और चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी कि डिजिटल एसेट, अगर हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, मान लीजिए हमारे पास इथीरियम है और हमें उसे सोलाना में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें उसे BNB में कन्वर्ट करना है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको किसी और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफ़र, बट यहाँ पे इनकम नहीं हो रहा, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कन्वर्जन पे, बिकॉज उसका डिजिटल एसेट का मॉनेटरी वैल्यू नहीं बढ़ रहा। और अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ करेंसी एज पर द रूल, इट्स अ डिजिटल एसेट। तो जब तक वो डिजिटल एसेट है और मॉनेटरी वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती, मतलब आप उसको INR में खरीदते नहीं हैं या बेचते नहीं हैं, तब तक वो डिजिटल एसेट ही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने ही अकाउंट के अंदर कन्वर्जन करेंगे तो उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे। 1% जो TDS है वो चार्जेस तब लगेंगे जब आप उसको किसी और को सेंड करेंगे या किसी और को सेल करेंगे, वो या फिर आप किसी से बाई करेंगे तो TDS होगा। TDS मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बंदा तो 1% TDS के कैलकुलेशन नहीं कर सकता, सारे ट्रांजैक्शन पे ना दे सकता है। तो जितना भी 1% का जो ट्रांजैक्शन होगा TDS का, वो एक्सचेंजेस के द्वारा ही होगा। अब रूल्स जैसे बनेंगे उससे पता चलेगा कि एक्सचेंजेस को क्या रेगुलेशंस मिलते हैं। उनको एक अकाउंट के अंदर भी 1% TDS को डिडक्ट करना होगा, ट्रांजैक्शन दिखाना होगा। अगर उनको ऐसा करना होगा तो मैं और आप इतने सारे ट्रांजैक्शन जो हम छोटे मोटे करते रहते हैं, इस कॉइन से उस कॉइन को कन्वर्ट करा, ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ खरीदा, ये चीज़ बेचा, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में करते हैं, उन सब को मॉनिटर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके ऊपर भी 1% TDS कटता है इन एन अकाउंट, तो उसका P&L एक्सचेंजेस ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम काइट में या ज़ीरोधा में शेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो उसका एक P&L स्टेटमेंट आता है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं कि हमने कितना करा साल भर में, क्योंकि हम कॉमन इंसान हैं, हम इतना मॉनिटर नहीं कर सकते कि हमने कितने पे खरीदा, कितना बेचा और हर बार का कितना एग्जैक्ट P&L बनता है पूरे साल भर का। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। वो जितना भी P&L स्टेटमेंट है वो आपको एक्सचेंजेस ही प्रोवाइड करेंगे, आप खुद से वैसे भी नहीं कर सकते, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मेरे को लगता है कि इन एन अकाउंट अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो उस पर चार्जेस 1% TDS जो है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। और जस्ट इन केस होता भी है और आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे या प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस कर रहे हैं, तो आपको वो 1% जितना भी कटा है साल भर में वो वापस मिल जाएगा। 1% TDS क्यों डिडक्ट हो रहा है? 1% TDS डिडक्ट हो रहा है मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया 10 करोड़ इंडियंस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन सारे इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, या ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं बना सकते कि हाँ सब कुछ मिल जाए। बट
एक 1% का TDS सारे के सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब 1% का TDS कटेगा आपके अकाउंट में से और एक्सचेंज इन्फॉर्म करेगी कि हाँ इस बंदे को मैंने ये वाला कॉइन, ये वाला डिजिटल एसेट इतने पे दिया है और उसने इतने पे वापस करा है, 1% जब कटा होगा, तो आप अगर गवर्नमेंट को नहीं बोलने जाएंगे कि हाँ मैंने नहीं करा है क्रिप्टो करेंसी, बट वो जो 1% का TDS है वो आपके अकाउंट में शो करेगा एंड दैट्स द वे गवर्नमेंट विल नो कि कितने बंदे कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो इट्स अ वे ऑफ मॉनिटरिंग द पीपल थ्रू 1% TDS। और इन सब चीज़ों से डरने की कोई बात नहीं है। टैक्स तो आना ही था, बस हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 30% टैक्स आएगा, बट ठीक है 30% भी टैक्स आता है तो क्या बुराई है। 30% जो टैक्स है वो हमारे गेन्स में से है, हमारे लॉसेस। ऐसा नहीं है कि हम लॉस करेंगे तो हमें देना है। अगर हम गेन कर रहे हैं तो 30% हम टैक्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें गेन करना है ताकि हम इस बात पे रो सके कि हमें 30% टैक्स देना पड़ रहा है। जब तक हम गेन ही नहीं करते तो हमें क्या टेंशन लेना कि 30% टैक्स हमें देना है। तो हम धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज को और अच्छे से समझेंगे। आई थिंक क्रिप्टो करेंसीज आर द फ्यूचर। इसके अंडरलाइन जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब के सब ब्लॉकचेन बैक्ड है। ब्लॉकचेन को हैक नहीं किया जा सकता ईजीली। लोग स्कैम होते हैं वो अपनी गलती से होते हैं। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझेंगे तो हम एक बेटर इंडिया बना पाएंगे, एक बेटर फ्यूचर बना पाएंगे। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं यहाँ पे, बट इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग। सो मेरे को लगता है कि हम सभी को क्रिप्टो करेंसीज को डिनाई करने के जगह क्रिप्टो करेंसी को पहले समझना ज़रूरी है। अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो ऑब्वियसली हम कभी भी डिनाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम समझें उसके बाद डिनाई करें, वो बेटर होगा ना कि पहले हम नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करने के बाद हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही है, तो बेटर रहेगा। तो आई थिंक हमें पहले क्रिप्टो करेंसीज को समझना चाहिए। हम धीरे धीरे करके इस चैनल में क्रिप्टो करेंसीज को समझने की कोशिश करेंगे। मैं छोटे छोटे एग्जांपल और छोटे छोटे चीज़ों से धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। हम चेक करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि जैसे पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो जब जॉब नहीं है, जब चीज़ें नहीं हैं, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, कोई भी सिचुएशन आता है, तो हम घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। यही हमारा मेन मोटो है और इसी पे हम ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है बिल ये अप्रैल से स्टार्ट होगा 2023 के, तो 2023 के बाद टैक्स देना होगा, उसके पहले टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो 194S है, सेक्शन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर सेक्शन 194R ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। ये किसके लिए? TDS के लिए। जब TDS जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि 1 साल का डिले करेंगे उसके बाद आपसे टैक्स देना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ बोला था कि टैक्सेशन वो जितना जल्दी शुरू हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इफ़ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम दिस दे हैव टू पे द टैक्सेस। लीगल है नहीं है उस पर अभी उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया है, बट इफ़ यू आर अर्निंग यू हैव टू पे टैक्सेस। अभी बस इतना ही डेवलपमेंट है कि अगर लोग अभी अर्न कर रहे हैं तो 30% टैक्स उनको देना है। अभी लीगलाइज कैसे करना है? ऑब्वियसली दिस इज़ अ ब्लॉकचेन ड्रिवन थिंग। देयर आर प्राइवेट वॉलेट्स, देयर आर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, देयर आर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, देयर इज़ नॉन फंजिबल टोकन्स, देयर आर एयर ड्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसको अच्छे से रेगुलेशन में कैसे लाएं और इतने सारे ट्रांजैक्शन को कैसे मॉनिटर करें, उसके लिए रूल बनना इतना आसान नहीं है। तो जब तक रूल और बिल और सब कुछ इनैक्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए 30% टैक्स है जो इनकम आप इससे जनरेट कर रहे हैं। इसमें चेंजेस आएंगे, चीज़ें होंगी और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे एक बेटर बिल और एक बेटर रूल बन पाएगा। आज के लिए इतना ही ज्ञान। बाकी हम कल से छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे और क्रिप्टो करेंसीज़ और बाकी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। जब हम अच्छे से जानेंगे
तभी हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि ये गलत है या सही है। ओके, बाय बाय।